नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय का एक टॉपिक समझने वाले हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति भले न वो कितना ही बुद्धिमान हो, भले ही वो कितना ही धनवान हो, वो व्यक्ति अपनी स्वयं पूरी नहीं कर सकता है। यानी कोई भी कितना भी बुद्धिशाली हो, क्यों ना कितना ही वो धनवान हो, वो व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताएं स्वयं खुद पूरी नहीं कर सकता है। उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए चीज वस्तु व सेवाएं अन्य व्यक्ति से खरीदनी पड़ती है और उसके लिए उसे मुद्रा की जरूरत। तो आज हम मुद्रा किसे कहते हैं, उसके क्या कार्य होते हैं, और जब मुद्रा बाजार में उसकी पूर्ति बढ़ जाती है तो मुद्रा स्फीति का सर्जन होता है। तो मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं, वो पूरा इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने को पूरी करने के लिए चीज वस्तु और सेवाओं का क्रय यानी खरीदता है और उसके लिए उसे मुद्रा, धन, पैसा, मनी की आवश्यकता होती है। अब मुद्रा क्या है, उसके क्या कार्य है, वो हम पढ़े। उससे पहले थोड़ी हम कल्पना करें कि प्राचीन काल में जब मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, जब मुद्रा अस्तित्व में नहीं थी, उस समय व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं, क्योंकि उस समय भी व्यक्ति की आवश्यकताएं तो थी, तो वो आवश्यकताएं वो कैसे पूरी करता होगा। तो हमने पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ लिया है कि उस समय व्यक्ति का जो जीवन था बहुत ही सरल था और उसकी आवश्यकताएं भी बहुत ही मर्यादित थी, जिसके कारण वे एक दूसरे के पास रही हुई चीज वस्तुओं का विनिमय करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करता था, जिसे हम विनिमय प्रथा या साटा पद्धति जिसे इंग्लिश में हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। विनिमय प्रथा में क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास जो चीज वस्तु है वो दूसरे व्यक्ति को देता था और दूसरे व्यक्ति के पास जो चीज वस्तु है वो उससे क्या करता था, प्राप्त करता था। इस तरह से व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि विनिमय प्रथा यानी एक वस्तु
सेवा के बदले में दूसरी अर्थात अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करना। यानी कि हमारे पास कोई एक वस्तु या सेवा है, वो उसके बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करना अर्थात विनिमय प्रथा। यानी जैसे कि भाई एक किसान है और उसके द्वारा गेहूं की पैदावार हुई है, तो वो जितना सो उपयोग कर सकता है उतना वो अपने पास रखेगा, और जो अतिरिक्त गेहूं है वो अन्य व्यक्ति को देकर, अगर उसे चावल की जरूरत है तो वो जिसके पास चावल है उसे गेहूं देकर उसे चावल प्राप्त कर रहा है। अगर उसे कपड़े की आवश्यकता है तो वो जिसके पास कपड़े हैं उसको गेहूं देकर उसे कपड़े प्राप्त कर सकता है। उसी तरह जूते चप्पल, ठीक उसी तरह जैसे भाई शिक्षक है तो वो ज्ञान प्रदान करेगा, शिक्षक ज्ञान प्रदान करेगा, और बदले में अगर उसे गेहूं की जरूरत है तो वो गेहूं वालों से गेहूं ले लेगा, चावल वालों से चावल ले लेगा, कपड़े वालों से कपड़ा, और बदले में वो अपना ज्ञान देगा। तो इस तरह से प्राचीन काल में जब हमारा जीवन बहुत ही सरल और आवश्यकताएं मर्यादित थी, तब हम अपने पास रही हुई चीज वस्तुओं का विनिमय करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करते थे। विनिमय प्रथा अर्थात एक वस्तु या सेवा के बदले में अन्य दूसरी चीज वस्तु या सेवा प्राप्त करना अर्थात विनिमय प्रथा। तो शुरुआत के समय में जब हमारा जीवन बहुत ही सरल और आवश्यकताएं मर्यादित थी, तब तो हम आसानी से एक दूसरे के पास रही हुई चीज वस्तु का विनिमय करके हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करते थे। पर जैसे जैसे समाज अर्थतंत्र का विकास होने लगा, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, आवश्यकताएं बढ़ने लगी, आवश्यकताएं सूक्ष्म होने लगी, शहरीकरण, औद्योगिकरण, विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन आदि कारणों से व्यक्ति की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई और उसकी आवश्यकताएं बदलती रही। अर्थात जिसके पास गेहूं है उसे कपड़े की आवश्यकता नहीं थी, जिसके पास कपड़ा है उसे चावल की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि उसके पास जो वस्तु है उससे वो अनेक आवश्यकताएं पूरी करने लगा, जिससे क्या हुआ, विनिमय प्रथा में अनेक समस्याएं सर्जित हुई। तो नेक्स्ट पॉइंट हम सीख रहे हैं विनिमय प्रथा की मर्यादा। अब विनिमय प्रथा शुरुआत में तो जब जीवन बहुत ही सरल मर्यादित थी तब तक तो ठीक था, पर जैसे जैसे शहरीकरण, औद्योगिकरण, जनसंख्या में वृद्धि हुई तो इस प्रथा में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली। अब उसमें से जो महत्वपूर्ण समस्या है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली समस्या ये है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि विनिमय प्रथा के द्वारा आवश्यकताएं तभी संतुष्ट हो सकती है जब मेरे पास जो वस्तु है उसकी आवश्यकता आपको हो और आपके पास जो वस्तु है उसकी आवश्यकता मुझे हो। जैसे भाई मेरे पास गेहूं है और आपके पास कपड़ा है,
विनिमय प्रथा में विनिमय तभी संभव है, मेरे पास गेहूं है, आपके पास कपड़ा है, मुझे कपड़े की आवश्यकता हो और आपको गेहूं की, तभी हम एक दूसरे के साथ विनिमय कर कर अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। यानी कि विनिमय प्रथा में विनिमय तभी संभव है जब लोगों के पास जो चीज वस्तुएं हैं उनकी आवश्यकताएं एक दूसरे को हो तब। परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, तो जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यकताओं का तालमेल बिठाने में समस्या होने लगी। भाई जिसके पास गेहूं है उसे कपड़े की जरूरत है, और कपड़े वाले को गेहूं की जरूरत नहीं है, उसे चावल की जरूरत है। जिसके पास चावल है उसे कपड़े की आवश्यकता नहीं है, उसे घी की आवश्यकता है, और जिसके पास घी है उसे जूते चप्पल की आवश्यकता है। तो इस तरह से व्यक्तियों के बीच आवश्यकताओं का तालमेल बिठाने की क्या हुई, समस्या सर्जन हुई। अर्थात पहली समस्या है आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की कठिनाई। सामंजस्य यानी कि तालमेल बिठाने की समस्या, क्योंकि विनिमय प्रथा में विनिमय तभी संभव है जब मेरे पास जो वस्तु है उसकी आवश्यकता आपको हो और आपके पास जो वस्तु है उसकी आवश्यकता मुझे हो, तभी हम विनिमय के द्वारा अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट कर सकते हैं। परंतु जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे आवश्यकताएं में वृद्धि हुई और आवश्यकताएं बदलने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यकताओं का तालमेल बिठाने की समस्या सर्जन हुई। यानी कि विनिमय प्रथा की पहली समस्या है आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की। ठीक है, दूसरी समस्या अगर हम समझें कि वर्तमान समय में व्यक्ति मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है और आय के रूप में मुद्रा प्राप्त करता है, और उस मुद्रा से वह अपनी भविष्य की आवश्यकताएं पूरी हो सके, इसलिए उसे मुद्रा को क्या करता है, संग्रह करता है। और संग्रह वो अपने घर पे भी कर सकता है और उसे और सुरक्षित रखने के लिए वो पैसे कहाँ जमा कर सकता है, बैंक में भी। यानी कि हम आसानी से मुद्रा का क्या कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। परंतु प्राचीन काल में जब मुद्रा अस्तित्व में नहीं थी तो व्यक्ति क्या करता था, भाई जैसे किसान है, उसने गेहूं का उत्पादन किया है तो जितना स्वयं उपयोग कर सके उतना वो करता था, और अतिरिक्त गेहूं वो बेचकर, ज्यादातर गेहूं बेचकर वो क्या करता था, पशु की खरीदी करता था। अगर और किसी आवश्यकता की जरूरत हो तो वो पशुओं को बेचकर वो आवश्यकताएं क्या करता था, पूरी करता था। यानी कि प्राचीन काल में मूल्य संग्रह के रूप में वो यानी कि वस्तु को संग्रह करके रखता था। पर हम सब जानते हैं कि पशु को रखने के लिए उसके पास उतना एरिया होना चाहिए, और पशु जो है कुछ समय के बाद बीमार भी हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। यानी प्राचीन काल में जो मूल्य संग्रह की समस्या उत्पन्न होती है, यानी जिन वस्तुओं का वो मुद्रा के रूप में यानी कि विनिमय साधन के रूप में, विनिमय माध्यम के रूप में जिनका उपयोग कर रहे हैं, उसे संग्रह करने की समस्या होती थी कि भाई चलो ठीक है, पशु नहीं, चलो गेहूं, हम लोग क्या कर रहे हैं, किसान क्या कर रहा है, गेहूं का उत्पादन कर रहा है और वो हर अपनी आवश्यकताएं गेहूं के माध्यम
नहीं तो एक समय के बाद वो गेहूँ जो है खराब हो जाएंगे, तो उसने जो भी धन एकत्र किया था वो सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो विनिमय प्रथा में दूसरी समस्या हुई थी मूल्य संग्रह की समस्या, यानी जो हमने मुद्रा यानी कि जो हमने विनिमय माध्यम के रूप में धन कमाया था उसे संग्रह करने की समस्या। जैसे वर्तमान में तो हम जो कमाते हैं उसको या तो कैश के रूप में या बैंक में हम डिपॉजिट करके लंबे समय तक रख सकते हैं और भविष्य में जरूरत पड़ने पर वो पैसे निकाल के हम अपनी आवश्यकताएं आसानी से पूरी कर सकते हैं। परंतु प्राचीन काल में मुद्रा का के रूप में हम गेहूं या पशुओं को रखते थे, तो पशुओं की भी एक मर्यादा है कि वो बीमार भी हो सकता है और उसकी आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो उसे संग्रह करने की समस्या हम। तीसरी समस्या अगर हम करें तो जैसे भाई वर्तमान समय में हमें कोई भी आवश्यकता हो कि भाई जैसे मुझे अभी नाश्ते भूख लग रही है तो मुझे नाश्ता करना है, तो मैं समोसा या कुछ कचौरी खा लूँगा और उसके बदले में मैं 20 रुपये उसे दे दूँ। गर्मी लग रही है, फैन खरीद लीजिए 400, 500, 600, 1000 रुपये, 1200 रुपये का, और गर्मी लग रही है तो एसी खरीद लो 40,000, कार की जरूरत है मैं कार खरीद ली 5 लाख। तो हर चीज को हम मुद्रा के मापदंड से माप रहे हैं। भाई कोई भी चीज खरीदनी, भाई पेन खरीदना है दुकान पर जाइए, पेन 5 रुपए का, ये 5 रुपए, और यानी कि हर चीज को हम मुद्रा की इकाई में क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। परंतु प्राचीन काल में तो ऐसा कोई मापदंड निश्चित था ही। कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई जैसे भाई हमने डिसाइड किया था कि भाई 10 किलो गेहूं बराबर 5 किलो चावल, तो अब 10 किलो गेहूं बराबर कितना कपड़ा, 10 किलो बराबर कितने जूते चप्पल, 10 किलो बराबर कितना घी, 10 किलो गेहूं बराबर कितनी गाय। यानी नेक्स्ट समस्या उत्पन्न हुई मूल्य के मापक की समस्या। भाई आज जो है हम किसी भी चीज वस्तु को किसमें मापते हैं, मुद्रा में। भाई जैसे भाई हमें किताब की जरूरत है तो किताब स्टेशनरी वाले के पास गए और बोला कि भाई हमें भाई अर्थशास्त्र की 12वीं कक्षा की किताब चाहिए, तो वो किताब की MRP देखेगा और बोलेगा भाई इसके 30 रुपए हुए, यानी किताब को उसने यानी कि 30 रुपए में मापा। ठीक है, पानी की प्यास लग रही है, हमने बोतल खरीदी 20 रुपए, नाश्ता किया 50 रुपए, यानी हर चीज को हम मुद्रा की इकाई में माप रहे हैं। परंतु प्राचीन काल में जब मुद्रा का अस्तित्व नहीं था तो हम क्या करते थे, उस समय हर चीज का क्या करते थे, मापदंड निश्चित करते थे। अब हर चीज का मापदंड याद रखना और फिर अगर किसी वस्तु की कमी हो तो वो मापदंड फिर सर्वमान्य नहीं होता। यानी कि विनिमय प्रथा में तीसरी समस्या होती थी हर चीज को मापने की समस्या, कि भाई हर चीज को गेहूं में कैसे मापा जाए, हर चीज को पशुओं में कैसा मापा जाए, तो मापन की, मूल्य के मापन की समस्या उत्पन्न होती थी। यानी विनिमय प्रथा में मुख्यतः ये 3 आवश्यकताएं, ये 3 समस्या देखने को मिलती थी। पहली समस्या है आवश्यकताओं के तालमेल बिठाने की समस्या, कि विनिमय तभी संभव है जब 2 व्यक्तियों के पास रही हुई वस्तुओं का एक दूसरे को होता हो। यानी कि पहली समस्या है आवश्यकताओं की तालमेल बिठाने की समस्या। दूसरी है कि जो हम मुद्रा के रूप में जिस साधन या जिस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उसे संग्रह, लंबे समय तक संग्रह करने की जो है हमें क्या होती थी, समस्या होती है। कि भाई मूल्य के मुद्रा के रूप में अगर हमने पशु निश्चित किए हैं तो पशुओं को रखना, उसे चारा खिलाना और फिर बीमार होने पर बीमार हो जाना या मृत्यु हो जाना, तो ये मूल्य जो है हमारा व्यर्थ हो जाता था, मुद्रा हमारी व्यर्थ हो जाती थी। तो जो मुद्रा के रूप में जिन चीज़ों का उपयोग हो रहा है उसे संग्रह करने की समस्या। तीसरा है मूल्य मापन की समस्या, यानी कि
हर चीज को किस तरह से मापा जाए, उसका क्या मूल्य हो, वो मापने की समस्या उत्पन्न होगी। अब इन तीनों समस्याओं के कारण एक सर्वमान्य सर्वस्वीकृत साधन की आवश्यकता हुई, जिसको हम लंबे समय तक संग्रह भी कर सके, तो जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्या हुई, खोज हुई। तो आई होप आपने आज विनिमय प्रथा किसे कहते हैं कि एक वस्तु या सेवा के बदले में अन्य चीज वस्तु या सेवा प्राप्त करने की प्रथा, यानी विनिमय प्रथा। फिर उसकी मर्यादाएं हमने सीखी। तो आज के वीडियो में हमने विनिमय प्रथा किसे कहते हैं और विनिमय प्रथा की कौन कौन सी समस्याएं हैं और जिसके कारण मुद्रा की खोज हुई, उसके बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।